Assalamualaikum students. Today we will study the case of osteoarthritis. Let's see the case. Mrs. KR is a 70-year-old woman who weighs 80 kg and is 162 cm tall. Her BMI is 30 kg per meter square. Mrs. KR lives alone and has no immediate family in this country. Her past medical history includes osteoarthritis and hypertension. Her medication includes Mrs. KR 70 साल की एक बूढ़ी औरत हैं जो 80 किलो इनका 162 सेंटीमीटर टॉल है। इस वेट और हाइट से कैलकुलेट करके बॉडी मास इंडेक्स निकाला है जो 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। और जो है मिसेस के आर जो हैं अकेली रहती हैं। उनकी कोई जो पास मेडिकल हिस्ट्री है उसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस और हाइपरटेंशन है। उनको सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस और हाइपरटेंशन का इशू है। और उनकी मेडिकेशन में जो इंक्लूड हो रहा है वो लॉरकेनिडीन 10 mg डेली है, बेंड्रोफ्लूमेथाजाइड 2.5 mg डेली, डिक्लोफेनिक 50 mg 3 times डेली, पैरासीटामोल 1 ग्राम 4 times डेली। ये इनकी मेडिकेशन जारी है। हर ब्लड प्रेशर इज़ 138/85, हीमोग्लोबिन लेवल 13.1 ग्राम पर दिया है और नॉर्मल रेफरेंस भी साथ में दिया हुआ है जो कि 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो इनका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है। शी हैज़ बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल कंप्लेनिंग ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड चेस्ट पेन। आफ्टर एन ECG विच इज़ नॉर्मल एंड वेरियस अदर टेस्ट अ कार्डियक प्रॉब्लम इज़ एक्सक्लूडेड and decided that she requires an OGD। अच्छा, हॉस्पिटल में एडमिट हुई है विद अ कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन और चेस्ट पेन। चेस्ट पेन की वजह से जो है ECG लिया गया जो कि नॉर्मल आया था और फर्दर और टेस्ट हुए ताकि क्लियर हो सके कि चेस्ट पेन का रीज़न क्या है। लेकिन फर्दर टेस्ट और ECG से ये कंक्लूड हुआ कि कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है। फिर फर्दर जब ये क्लियर हो गया कि कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है तो फिर डिसाइड किया गया कि शी रिक्वायर्स एन OGD। Now what is OGD? We will see it later. Now let's see the questions. What does OGD stands for? OGD recommend क्या है? Then we should know what is OGD। मतलब ये वो questions हैं जो ये केस पढ़ के हमारे ध्यान में ये questions आने चाहिए। Why do you think it might be performed? हमें रीज़न पता होना चाहिए OGD क्या है और क्यों OGD की तरफ गए हैं अगर कार्डियक इशू नहीं है चेस्ट पेन की वजह से। Mrs. KR has had her blood pressure and hemoglobin level checked. Why might the medical staff do this? मतलब पेशेंट की जो हमने हिस्ट्री देखी है उसके अंदर यही था कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस और हाइपरटेंशन का इशू था। ठीक है, ब्लड प्रेशर का रीज़न हमें समझ आता है कि ठीक है शी इज़ हाइपरटेंसिव पेशेंट तो ब्लड प्रेशर चेक किया। देन वाई हीमोग्लोबिन लेवल्स में चेक किया। Mrs. KR is subsequently diagnosed with gastritis, which of her medicine may have caused this। गैस्ट्राइटिस का इशू है, डायग्नोज हुआ है मिसेस KR को, तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम? मिसेस KR is taking lercanidipine to manage her hypertension। Lercanidipine is an asymmetric 1,4-dihydro। Okay, draw the chemical structure. We don't need to see this question। Mrs. KR is taking analgesic to manage the symptoms of her osteoarthritis। What is osteoarthritis? ठीक है, मिसेस KR एनाल्जेसिक ले रही है ताकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैनेजमेंट हो सके। देन वी शुड नो दैट व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रिस्क फैक्टर्स मे प्रीडिस्पोज पेशेंट टू गेटिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड विच रिस्क फैक्टर्स डज मिसेस KR हैव, राइट? What non-drug recommendation could you give her regarding the management of osteoarthritis? Mrs. KR is using diclofenac and NSAID to manage the symptoms of her osteoarthritis। How do NSAID work in the treatment of osteoarthritis? ठीक है, Mrs. KR डिक्लोफेनिक ले रही हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है डिक्लोफेनिक का क्या रोल प्ले कर रही है इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड काउशन फॉर द यूज़ ऑफ डिक्लोफेनिक? राइट, कॉन्ट्राइंडिकेशन हमें पता होना चाहिए डिक्लोफेनिक के। दिस इज मतलब डिक्लोफेनिक वो मेडिसिन है जो हर किसी के घर में मौजूद होती है
कैफ्लाम, वॉल्ट्रॉल, और भी सेवरल नेम है, वॉल्ट्रॉल, कैफ्लाम है, क्यूफिन है. तो वी शुड नो द contraindication and caution of the use of diclofenac. Critically appraise the alternative treatments available for osteoarthritis. A year later ये जो है कंटिन्यू हो रहा है केस. A year later the general physician refers Mrs. KR to her consultant as she has been having difficulty walking and severe pain in her knee joint. The consultant discusses her condition and mentions the possibility of a knee replacement as the joint is badly affected. ठीक है, जनरल फिजिशियन ने रेफ़र किया टू अ कंसल्टेंट क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी चलने में और बहुत ज़्यादा तकलीफ थी नी जॉइंट में. तो कंसल्टेंट ने डिस्कस किया कंडीशन और कहा कि इट्स बेटर टू रिप्लेस द जॉइंट. अब नी रिप्लेसमेंट के ऊपर फर्दर क्या हो सकता है कि नी रिप्लेसमेंट वुड इन्वॉल्व मेजर सर्जरी. व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर मिसेस KR? Recovery from a knee replacement can take some time and several healthcare professionals are likely to be involved. Discuss the role for each professional involved in Mrs. KR's care plan following hospital discharge. Now we will see what would be the answers of these questions. The first question, what does OGD stand for? Why do you think it might be performed? OGD stands for esophagus gastroduodenoscopy. It involves passing an endoscope with the camera and light down the esophagus to look at the esophagus, stomach and duodenum. It is being performed to decide whether Mrs. KR is suffering from gastritis, a gastric ulcer or from another condition affecting the upper gastrointestinal tract which may be causing her current symptoms. Right? ये चीज़ क्लियर हो गई why OGD was recommended. ठीक है, और एक और चीज़ हमने केस में पढ़ी थी कि पेशेंट को गैस्ट्राइटिस का भी इशू था और जो प्रेजेंट कंप्लेंट थी एट द टाइम ऑफ एडमिशन वाज द एब्डोमिनल पेन. राइट, तो इन चीज़ों को सिम्टम्स को देखते हुए जो है OGD कहा गया क्योंकि OGD से जो है वो ईसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम को ऑब्जर्व करेंगे और फिर जो है देखेंगे कि मिसेस KR को जो है वो गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर से तो नहीं सफ़र कर रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मिसेस KR हैज़ हैड हर ब्लड प्रेशर एंड हीमोग्लोबिन लेवल चेक. व्हाई माइट द मेडिकल स्टाफ डू दिस? ठीक है, ब्लड प्रेशर का तो पेशेंट को हाइपरटेंशन था. राइट, और हीमोग्लोबिन लेवल क्यों चेक हुआ? इट वाज अ क्वेश्चन मार्क. तो इफ़ शी इज़ एनेमिक, ठीक है, जब हमने ऊपर OGD की बात की गैस्ट्रिक अल्सर मीन्स ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट के एनेमिक होने के बहुत चांसेस हैं और जिसकी वजह से और जो है लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है जो इंडिकेट करेगी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है. तो हीमोग्लोबिन अगर लेवल कम हो और ब्लड प्रेशर कम होता है तो पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से हो रहा था. मिसेस KR इज सब्सिक्वेंटली डायग्नोज्ड विद गैस्ट्राइटिस विच ऑफ हर मेडिसिन में हैव काउज दिस. ठीक है, मिसेस KR को जो है गैस्ट्राइटिस का इशू था तो कौन सी ऐसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से मिसेस KR को गैस्ट्राइटिस हो रहा है? डिक्लोफेनेक जो है सबसे ज़्यादा ऐसी ड्रग है जो कि जिसका साइड इफ़ेक्ट गैस्ट्रिक इरिटेशन है. What advice would you give regarding the management of this problem? ठीक है, पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो रहा है और रीज़न भी हमें समझ आ गया कि डिक्लोफेनेक सोडियम के साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो है गैस्ट्राइटिस हो रहा है. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? द डिक्लोफेनेक शुड बी स्टॉप्ड इनिशियली. मिसेस KR may be prescribed a proton pump inhibitor to help manage the symptoms. In case such as this, it may that in the future the NSAID needs to be restarted to help manage Mrs. KR's osteoarthritis. Mrs. KR should take proton pump inhibitor concurrently to prevent a return of the gastritis. ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि डिक्लोफेनेक को स्टॉप करेंगे और प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर की मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे जिसमें ओमिप्राजोल और एसोमिप्राजोल वगैरह आ रही होती हैं.
अच्छा, इन फ्यूचर में आंसर रीस्टार्ट होगा क्योंकि हमें मिसेस केआर के ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी मैनेज करना है। तो जब इन फ्यूचर एनसेट को स्टार्ट करेंगे तो इट वुड बी एडवाइस टू मिसेस केआर टू यूज़ प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर विद डिक्लोफेनिक to prevent the return of gastroenteritis. We are not going through the question number 5 as इसमें draw the structure of chemical structure, we don't need to go through it. Next question was Mrs. KR is taking analgesic to manage the symptoms of her osteoarthritis. What is osteoarthritis? ठीक, osteoarthritis is chronic disease and is characterized by pain and stiffness in the joints. It is not simply a disease caused by wear and tear. Many factors can be involved. ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्रॉनिक डिजीज़ है। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो पेन है और दूसरा मसल्स में स्टिफनेस जॉइंट्स में स्टिफनेस हो जाती है। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसके अंदर लॉस ऑफ कार्टिलेज हो रहा है, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस है, ओवर ग्रोथ हो जाती है जॉइंट मार्जिन के ऊपर, जिसकी वजह से मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। The joint most commonly affected are जो most commonly affected joints हैं वो hands, knees, hips and spine है। Next is what are the signs and symptoms of osteoarthritis? Osteoarthritis तो हमें क्लियर हो गया, पेन है, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट है, उसकी हमने रीजनिंग देख ली। लेकिन साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस? Patient will complain of joint pain. The joint pain is often worsened by the movement. The patient will also suffer from stiffness of the joint with the limitation its movement and sometimes swelling. Right? Osteoarthritic changes may be visible on an X-ray. Osteoarthritis में joint pain is the most common और जो है joint pain worse हो जाएगा जब movement होगी। The patient will also suffer stiffness was the most common thing about the osteoarthritis. अच्छा, stiffness की वजह से movement में बहुत मुश्किल होगी, साथ में सूजन भी होगा। और अगर हमें osteoarthritic changes देखनी है तो ये visible होगा on only X-ray. What risk factors may predispose patients to get osteoarthritis and which risk factors does Mrs. KR have? Risk factors क्या हैं जिसकी वजह से Mrs. KR जो हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं? रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड एज, ओबेसिटी, जेंडर। अंडर 45 ईयर्स ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है कॉमन होता है मेल्स में और ओवर 55 ईयर्स इज़ कॉमन इन फीमेल्स। सिस्टम डिसऑर्डर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज जॉब्स विच इन्वॉल्व एबनॉर्मल जॉइंट लोडिंग, genetic predisposition, the patient's ethnic group में also factors। ठीक है, इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में एथनिक ग्रुप भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ज़्यादातर वाइट यूरोपियंस में देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक और एशियन। तो मिसेस केआर का जो मेन फैक्टर था वो ये था कि मिसेस केआर जो हैं ओबीज़ हैं, ऊपर से ओवर 55 ईयर्स हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के मेन दो फैक्टर्स जो हैं मिसेस केआर के वो यही थे कि ओबेसिटी एंड हर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट नॉन ड्रग रिकमेंडेशन वुड यू गिव हर रिगार्डिंग द मैनेजमेंट? ठीक है, ड्रग के अलावा हम और क्या मैनेजमेंट मिसेस केआर को एडवाइस कर सकते हैं कि वो ड्रग के अलावा और किस तरीके से अपने पेन को मैनेज कर सकती हैं? मिसेस केआर शुड बी एडवाइज टू ट्राई एंड लॉस वेट। शी माइट wish to discuss the possibility of physiotherapy treatment with her general physicians. Patients should be encouraged to exercise gently and that exercise should include local muscle stretching and general aerobic exercise. The use of heat and cold therapy may help as may ultrasound. Some patients may find a TENS, that is transcutaneous electrical nerve stimulation machine is helpful. नॉन ड्रग रिकमेंडेशन में मिसेस केआर को अपना वेट लूज़ करना होगा। शी हैव टू टेक फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज करनी होगी जिसके अंदर लोकल मसल्स की स्ट्रेचिंग हो और एरोबिक एक्सरसाइज हो। और जो है हीट एंड कोल्ड थेरेपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिलीफ फ्रॉम द पेन।
Right, next is Mrs. KR is using diclofenac and NSAID to manage the symptom of osteoarthritis. How do NSAID work in the treatment of osteoarthritis? Simply mechanism of action पूछा गया है कि NSAID कैसे वर्क कर रहा होता है. It's so simple. NSAID helps to reduce pain and inflammation के लिए यूज़ कर रहे हैं. इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को डिक्रीज करता है. एनएसएड एराक्यूडिनेट साइक्लोकॉक्स को इनहिबिट कर रहा है, देयरफॉर रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन. राइट, द डिक्रीज लेवल ऑफ पीजीज मीन्स देयर इज अ लेस सेंसिटाइजेशन ऑफ नोसिसेप्टर एंडिंग्स एंड देयरफॉर लेस पेन इज फेल्ट. जब पीजीज की लेवल डिक्रीज होगा तो नोसिसेप्शन की सेंसेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पेन कम होगा. द रिडक्शन इन प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन मीन्स दैट देयर इज अ लेस वासोडाइलेशन एंड लेस एडेमा एंड थस लेस इन्फ्लेमेशन. प्रोस्टाग्लैंडिन की रिडक्शन की वजह से लेस वासोडाइलेशन होगी, एडेमा भी कम होगा और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इस ओवरऑल मैकेनिज्म की वजह से पेन कम हो जाएगा. व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड काउशन फॉर द यूज़ ऑफ डिक्लोफेनेक. ठीक है, अब हमने ऊपर पढ़ा था डिक्लोफेनेक के जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स थे वो जीआई इरिटेशन काउज कर रहा था, तो इनकी यकीनन कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन और काउशंस भी होंगे. डिक्लोफेनेक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दोज विद हिस्ट्री ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी टू एस्पिरिन और अनदर NSAID, severe heart failure, patient with previous or active peptic ulceration or porphyria. It should be avoided in pregnancy. It should use with caution in patient with allergic disorders, renal, hepatic and cardiac impairment, the elderly, in lactation and those with coagulation defects. ठीक है, डिक्लोफेनेक जो मेनली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिनको हाइपरसेंसिटिविटी है किसी और NSAID से या फिर एस्पिरिन से, सीवियर हार्ट फेलियर का पेशेंट है, पेप्टिक अल्सरेशन का इशू रह चुका है, पोरिफायरिया है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. इट शुड बी यूज इन काउशन विद जिनको एलर्जिक डिसऑर्डर्स है, रीनल, हेपेटिक एंड कार्डियक इम्पेयरमेंट है, उनमें कॉशियसली यूज़ किया जा रहा होता है. क्रिटिकली अप्रेज द ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस. ठीक है, जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, सबसे पहले जो पैरासीटामोल है, जिसको हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कंसीडर करते हैं. शुड बी टेकन रेगुलरली. पैरासीटामोल को हम रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं. पैरासीटामोल इज़ इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस because is only a small inflammatory component to osteoarthritis, and paracetamol is usually effective in the early stages of the disease. Compound analgesics like codamol may be used, although their benefits over paracetamol alone is small and opioid component may lead to unwanted side effect. फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पैरासीटामोल है, और अगर हम ऑपोइड्स के ऊपर भी आते हैं तो ऑपोइड्स के अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इट्स बेटर टू गो ऑन पैरासीटामोल. अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडेंस, टॉपिकल NSAIDs should be considered ahead of oral NSAIDs. COX-2 inhibitors or opioids for patients with osteoarthritis, they have not been shown to be any more effective than oral NSAIDs, but they appear to have fewer side effects. Topical capsaicin may be used इन हैंड और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस. ठीक है, टॉपिकल कैप्साइसिन भी यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ हैंड और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए. इफ़ अ पेशेंट हैज़ इनफेक्टिव और इनसफिशिएंट पेन रिलीफ फ्रॉम पैरासीटामोल, अ टॉपिकल NSAID देन एन ओरल NSAID और COX-2 इनहिबिटर और वीक ऑपोइड मे बी सब्सटीट्यूटेड और एडेड इन. अगर पेशेंट को इन मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लाइक कोई सफिशिएंट रिलीफ नहीं आ रहा है पैरासीटामोल और टॉपिकल NSAID से, तो पेशेंट को हम स्विच करेंगे ओरल NSAID के ऊपर और COX-2 इनहिबिटर पे, या फिर जो वीक ऑपोइड हैं उनके ऊपर. देयर मे बी एन एलिमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एज पार्ट ऑफ द डिजीज एंड इन सम पेशेंट एन NSAID may help. NICE recommended that proton pump inhibitors co-prescribe if an NSAID is taken regularly in order to reduce the risk of gastrointestinal events. Like हमने ऊपर डिक्लोफेनेक में पढ़ा था that PPIs should be taken. तो सिमिलरली जब भी NSAIDs पेशेंट रेगुलरली ले रहा होगा तो they have to take proton pump inhibitor to prevent gastrointestinal
risk of gastrointestinal events. Intra-articular corticosteroids may be useful in some patients, particularly if there is an acute fear of the disease. The joint is injected with a steroid and this can reduce inflammation and joint effusion. The joint should not be injected more than once every 3 months. Glucosamine and chondroitin are chondroprotective agents which are used in treatment of osteoarthritis. ठीक है, ग्लूकोजामिन एंड कॉन्ड्रोइटिन जो है प्रोटेक्टिव एजेंट है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. देयर इज़ अ कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस रिगार्डिंग देयर एफिकेसी and their place in the management of osteoarthritis is unclear. They are not recommended by NICE for osteoarthritis. ग्लूकोजामिन और कॉन्ड्रोइटिन जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइन इट इज़ नॉट इफेक्टिव. तो नाइस गाइडलाइन डिड नॉट रिकमेंड टू यूज़ बोथ ऑफ दीज मेडिसिन. अच्छा, इस केस में हमने नी रिप्लेसमेंट का पढ़ा था कि पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट में वॉकिंग में इशू हो रहा था, तो जनरल फिजिशियन ने कंसल्टेंट को रेफ़र किया था. तो कंसल्टेंट हैज़ आस्क्ड फॉर द नी रिप्लेसमेंट. सो वी हैव टू सी व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द मिसेस केआर. जो पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उनकी एज है, मिसेस केआर 70 ईयर ओल्ड एंड एसोसिएटेड रिस्क आर मच हायर इन दी एडल्टली. इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे. फिर देन एंटीबायोटिक थेरेपी होगी क्योंकि इन्वेसिव सर्जरी है और ट्रीटमेंट रेंज फ्रॉम एंटीबायोटिक थेरेपी, क्योंकि जो है टोटल रिमूवल होगा ऑफ द न्यू जॉइंट. देन फ्रैक्चर है, दिस में अकर टू द बोन क्लोज टू द आर्टिफिशियल जॉइंट ईदर ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी, राइट. क्योंकि जो रिप्लेसमेंट हो रहा है आर्टिफिशियल जॉइंट का वो बोन से बहुत करीब होगा, तो या तो ड्यूरिंग सर्जरी फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं या आफ्टर सर्जरी भी फ्रैक्चर हो सकता है. एक्सेस बोन स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, ठीक है. एक्सेस जो है आर्टिफिशियल नी जॉइंट से क्या हो सकता है कि एक्सेस बोन हो सकता है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो सकती है. जो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो रही है उसकी वजह से एक जो है जॉइंट मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी. फिर वो जो टिश्यू फॉर्मेशन हुई है एक्सेस उसको रिमूवल होगी. अगेन जो है एक सर्जरी होगा टू रिस्टोर द मूवमेंट. नेक्स्ट इज़ नी कैप डिसलोकेशन, फर्दर सर्जरी, ठीक है. नी कैप डिसलोकेशन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से फर्दर सर्जरी रिक्वायर्ड होगी. नमनेस है ड्यू टू द वुंड्स का, ब्लीडिंग हो सकती है. डैमेज टू द लिगामेंट आर्टरी नर्व में अकर, ठीक है. डैमेज के भी चांसेस हैं नी रिप्लेसमेंट में. थ्रोम्बोसिस की वजह से जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म और मेडिकल इमरजेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दीज वर द रिस्क फैक्टर्स फॉर मिसेस केआर. Recovery from a knee replacement can take some time and several healthcare professionals are like to be involved discuss. ठीक है, अब जो है किन किन का रोल है जब नी रिप्लेसमेंट होगी मिसेस केआर की, तो कौन कौन से प्रोफेशनल्स जो हैं अपना रोल प्ले करेंगे. कंसल्टेंट्स would contact the GP for Mrs. Kiar to inform him her of any changes in medication along with other care issues. The consultant would also arrange to see Mrs. Kiar for the follow-up visit approximately 6 weeks following discharge. Further follow-up visits are then arranged usually every 2 years. राइट, कंसल्टेंट जो है कांटेक्ट करेगा जनरल फिजिशियंस को ताकि अगर फर्दर कोई चेंजेस करनी है मेडिकेशन में तो वो करवा सकें और अदर केयर इश्यूज़ भी जो है बताएंगे. कंसल्टेंट जो है मिसेस के आके फॉलोअप अरेंज करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स डिस्चार्ज के, और फिर उसके बाद जो है फर्दर मोर विजिट्स अरेंज होंगे आफ्टर 2 years. जनरल फिजिशियंस जो है रिव्यू करेंगे केयर प्लान फॉर मिसेस केआर और प्रिस्क्राइब करेंगे एनी न्यू मेडिकेशन. सोशल वर्कर, क्योंकि हमने ऊपर हिस्ट्री में पढ़ा था कि मिसेस केआर जो है अकेली रहती हैं, तो दे आर सेवरल वर्क टू डू एट होम, सो उनको होम सपोर्ट चाहिए आफ्टर हर डिस्चार्ज. सो ये एक चीज़ है. नर्स विल प्रोवाइड रेगुलर वाउंड ड्रेसिंग अंटिल रिकवरी. फिजियोथेरेपिस्ट वुड ओवरसी and monitor progress for Mrs. Kiar, explaining any new exercise to aid recovery. A continuous passive motion machine may be used to provide support to the knee in addition to decreasing swelling and improving circulation.
Initially, Mrs. Kia is likely to require a walking frame and then would be encouraged to just use a walking stick, right? Pharmacist is always involved at the end and would be involved in the medicines management for Mrs. Kia and would review existing and new medications since her hospital discharge. That's all फॉर दिस केस. अब मैं एक और केस आप लोगों को दूंगी जो आप लोग पढ़ेंगे एंड देन you have to find out the answer of that case question. Case is of rheumatoid arthritis. The scenario is Mrs. PG is 67 years old woman who has recently attended the hospital rheumatological clinic. She has been diagnosed with rheumatoid arthritis. She has come to the community pharmacy where you work to collect her new prescription for sulfasalazine and diclofenac. Now the questions are: what is rheumatoid arthritis? What are the risk factors for developing rheumatoid arthritis? What are the clinical features? What investigations are performed to help the confirm a diagnosis of rheumatoid arthritis? The major treatment for rheumatoid arthritis includes NSAIDs and DMARDs. What do the abbreviation NSAID and DMARD stands for? Sulfasalazine is a DMARD. Describe its mode of action. Sulfasalazine is comprised of two components, 5-amino-salicylic acid, also known as mesalazine, and its carrier molecule sulfapyridine. How are these components chemically linked? ठीक है. Next is when sulfasalazine is taken orally, which enzymes are responsible for cleaving this bond and where does this take place? Next is state the common side effects of sulfasalazine. Sulfasalazine is known to be a sulfur drug as it contains sulfapyridine. What is sulfur drug and how does this affect the side effect profile of sulfasalazine? List the formulation of sulfasalazine that are currently available. Which of these formulations are licensed for rheumatoid arthritis? What other condition is sulfasalazine licensed for? When you hand Mrs. PG her dispensed prescription, what information or help would you give her to ensure that she knows how to use her medication appropriately? Right? You have to solve these questions and send me through LMS. मैं लास्ट डेट अनाउंस करूँगी on LMS, so before that you have to submit this case questions.